तो कैसे हैं आप सब? ग्रेट। चलिए, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, खासकर जो यूट्यूब चैनल पर मुझे देख रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं कि मुझे नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो मैंने एक दो वीडियो में कमेंट पिन कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का, और उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके वहाँ से आप सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वो नोट्स जो वहाँ पे आपको मिलेगा वो मेरा बनाया हुआ हैंड नोट है, हैंडमेड है वो, आप वहाँ से उसको विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं मिल रहा है वहाँ से आपको, तो मैं इस वीडियो में भी कमेंट में पिन कर दूंगा उस चैनल को। उसका नाम संकल्प यूपीएससी से है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। एक बार कोशिश करिएगा कि कमेंट में जो पिन है, जो लिंक मैंने पिन कर दिया, आप वहाँ से एक बार यहाँ से इसको विजिट करने की कोशिश करिएगा। चलिए, इससे पहले हमने शायद बात किया था औपचारिक क्षेत्र पर और अनौपचारिक क्षेत्र पर, है ना? ठीक है, तो उसी टॉपिक को लेकर के हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो असंगठित क्षेत्र होता है, ये जो असंगठित क्षेत्र है, इसी असंगठित क्षेत्र को ही कहा जाता है अनौपचारिक क्षेत्र, है ना? इसके बारे में हमारी बात हुई थी। और जो संगठित क्षेत्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं औपचारिक क्षेत्र। अगर हम असंगठित क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में थोड़ा सा डाटा को लेकर के समझें, तो मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में या पीछे एक क्लास में मैंने बताया था कि जो असंगठित क्षेत्र होता है, इसकी जो मात्रा होती है ये 85% होती है। जबकि वहीं अगर मैं अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में बात करता हूँ, तो अनौपचारिक क्षेत्र की जो मात्रा होती है लगभग 90% के आसपास होती है, 90% से ज़्यादा होती है। क्या ऐसा रीज़न है कि जब असंगठित क्षेत्र को ही हम अनौपचारिक क्षेत्र कह रहे हैं, तो दोनों का परसेंटेज एक ही चीज़ के लिए अलग कैसे हो गया है? तो उसका एक्चुअल में जो जवाब है ना, वो ये है कि संगठित क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग भी काम करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करते हैं, जिसे हम लोग संविदा जॉब कहते हैं। आप बात समझ पा रहे हैं? तो संगठित क्षेत्र में ये जो संविदा जॉब वाले लोग हैं, संविदा जॉब वाले लोग हैं, इनको कहाँ काउंट किया जाता है? अनौपचारिक क्षेत्र में। इसी वजह से जो असंगठित क्षेत्र है, इस पे कुछ प्रतिशतता की मात्रा बढ़ जाती है, और अनौपचारिक क्षेत्र में ये कुल 90% के आसपास हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब यहीं से एक टॉपिक हमारे सामने निकल करके आता है, श्रम बल का अनियतीकरण या अनौपचारिकीकरण। ठीक है, जो श्रम बल है, श्रम बल का अनियतीकरण, या इसी को हम लोग एक और शब्द बोलते हैं अनौपचारीकरण। अनियतीकरण या अनौपचारीकरण। अनौपचारीकरण। अभी ये जो मैंने आपको आंकड़े समझाए ना, इसी आंकड़े से निकल करके आता है श्रम बल का अनियतीकरण और अनौपचारीकरण। ये एक हेडिंग हमारे सामने आता है। इस हेडिंग का मतलब ये है कि जो स्वनियोजित रोजगार होते हैं, स्वनियोजित का मतलब खुद से ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर लेना, खुद से ही एक ऐसा छोटा मोटा कारोबार शुरू कर देना जिसमें आप खुद कमा रहे होते हैं, खुद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, है ना, खुद अकेले श्रम कर रहे होते हैं, तो वो कहलाता है स्वनियोजित रोजगार। तो ये जो स्वनियोजित श्रमिक होते हैं, नियोजित श्रमिक होते हैं, ये स्वनियोजित श्रमिक ज्यादातर भाग करके जा रहे हैं अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ। अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। स्वनियोजित श्रमिकों का अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ बढ़ना, जिससे अनौपचारिक क्षेत्र में वृद्धि होना, क्या कहलाता है? श्रम बल का अनियतीकरण या अनौपचारिकीकरण। स्पष्ट है ये छोटी सी बात? जैसे कि अभी मैंने यहाँ बताया आप लोगों को कि जो संगठित क्षेत्र में स्वनियोजित जो संविदा जॉब होते हैं, ये यहाँ से होते तो संगठित क्षेत्र में काम वो संगठित क्षेत्र का कर रहे होते हैं, लेकिन उनको गिना कहा जाता है अनौपचारिक क्षेत्र में। ठीक है, इसी बेसिस पर औपचारिक, और आप यहाँ पे कह सकते हैं औपचारिक क्षेत्र और जो स्वनियोजित क्षेत्र है, औपचारिक क्षेत्र या जो स्वनियोजित क्षेत्र है, इनके जो श्रमिक होते हैं, ये श्रमिकों का पलायन किस क्षेत्र की ओर ज्यादा हो रहा है? अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ ज्यादा हो रहा है। बात समझ में आई? जिससे अनौपचारिक क्षेत्र जो है भारत में काफी बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है।
तो औपचारिक श्रमिकों का, स्वनियोजित श्रमिकों का अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है? अनियतीकरण या अनौपचारीकरण। स्पष्ट है बात? अब अगर हम देखें कि भारत में जो श्रमिक पाए जाते हैं, ये भारत में कितने प्रकार के श्रमिक पाए जाते हैं, तो भारत में 2 प्रकार के श्रमिक पाए जाते हैं। भारत में जो श्रमिकों की संख्या है ये 2 प्रकार पे बांट करके हम देखते हैं, ठीक है? तो भारत में श्रमिक, जो भारत में श्रमिक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जो भारत में पहला प्रकार का श्रमिक पाया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं स्वनियोजित श्रमिक। स्वनियोजित श्रमिक, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा श्रमिक जिसने अपना रोजगार खुद तैयार किया हो, उसे हम लोग बोलेंगे स्वनियोजित श्रमिक। स्पष्ट है? जो दूसरा होता है इसे हम लोग बोलते हैं नियुक्त श्रमिक। इसे हम लोग बोलेंगे नियुक्त श्रमिक। अब ये नियुक्त श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं। नियुक्त श्रमिक का मतलब हायर्ड, जो जिन्हें हायर किया जाता है। बात समझ रहे हैं? किसी काम को करने के लिए जिन्हें आप हायर करेंगे ना, उसे आप लोग कहेंगे नियुक्त श्रमिक। बात समझ में आ रही है? ठीक। ये जो नियुक्त श्रमिक होते हैं इनके 2 टाइप होते हैं। अगर नियुक्त श्रमिकों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं हम देखें, तो नियुक्त श्रमिकों का जो पहला प्रकार होता है इन्हें हम लोग बोलते हैं नियमित श्रमिक। नियमित श्रमिक। इन नियमित श्रमिकों का एक बहुत विशेष नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर। इसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर। ठीक। और दूसरा जो नियुक्त श्रमिक के अंतर्गत आता है उसे हम लोग बोलते हैं अनियमित श्रमिक। अनियमित श्रमिक, ठीक है। इन्हें हम लोग बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। कॉलर वर्कर, ठीक है। तो भारत में जो श्रमिक है ये कितने प्रकार के होते हैं? भारत में श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वनियोजित श्रमिक और दूसरा होता है नियुक्त श्रमिक। नियुक्त श्रमिक का अर्थ होता है जिन्हें हम लोग कहीं से हायर करते हैं काम करने के लिए। स्पष्ट। जबकि स्वनियोजित श्रमिक जो होते हैं ये अपना रोजगार खुद तैयार करते हैं। अब नियुक्त श्रमिक के बारे में अगर हम बात करें तो नियुक्त श्रमिक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक होता है नियमित श्रमिक और दूसरा होता है अनियमित श्रमिक। जो नियमित श्रमिक होता है इसका एक बहुत विशेष नाम है व्हाइट कॉलर श्रमिक, और जो अनियमित श्रमिक होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर या ब्लू कॉलर श्रमिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो व्हाइट कॉलर वर्कर हैं ये गिने जाते हैं औपचारिक क्षेत्र में। कहाँ गिने जाएंगे? औपचारिक क्षेत्र में। और अगर ये औपचारिक क्षेत्र में गिने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इनका जो वेतन होगा ये निर्धारित होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। जबकि ये इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये गिने जाते हैं अनौपचारिक क्षेत्र में। ब्लू कॉलर वर्कर जो होते हैं ये कहाँ गिने जाते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र में। और ये सामाजिक सुरक्षा इनको नहीं दी जाती है, इनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। इसके साथ साथ ये वेतन पर काम नहीं करते हैं, ये दिहाड़ी पर काम करते हैं। स्पष्ट हुआ? ठीक। तो भारत में जो श्रमिक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वनियोजित श्रमिक, जो दूसरा होता है ये होता है हायर्ड एम्प्लॉयड यानी नियुक्त श्रमिक। नियुक्त श्रमिक 2 प्रकार का होगा। पहला होता है नियमित श्रमिक और दूसरा होता है अनियमित श्रमिक। नियमित श्रमिक के बारे में अगर हम बात करें तो इसे हम लोग व्हाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। इन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलती है, इनका वेतन निर्धारित होता है। इनका अगर वेतन निर्धारित है, सामाजिक सुरक्षा मिल रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये औपचारिक क्षेत्र के मेंबर होंगे। जबकि अनियमित श्रमिक के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। ये अनौपचारिक क्षेत्र में गिने जाते हैं, इनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है और ये दिहाड़ी पर काम करते हैं। स्पष्ट इतनी बातें? ठीक। अगर अब हम देखें कि जो भारत की स्थिति है इन श्रमिकों की, ये परसेंटेज के मामले में कितनी कैसी है। देखो
एक पाई चार्ट की मदद से समझेंगे। ये मान लेते हैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपने पास 3 प्रकार के अब मजदूर दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है स्वनियोजित, और दूसरा दिखाई दे रहा है नियमित, तीसरा दिखाई दे रहा है अनियमित। ठीक, अगर हम स्वनियोजित श्रमिक के बारे में बात करें, स्वनियोजित श्रमिक के बारे में बात करें, ये पूरे ओवरऑल श्रमिक है। ये जो पूरी पाई देख रहे हैं आप, पूरी चार्ट जो देख रहे हैं, ये ओवरऑल श्रमिक है। अब ओवरऑल श्रमिकों में अगर हम बात करें कि स्वनियोजित श्रमिक कितने हैं, तो इनकी संख्या 50% से ज्यादा है। 52% के आसपास स्वनियोजित श्रमिक हैं भारत में। और ये बात भी ध्यान रखना है कि इस स्वनियोजित श्रमिक में, इस 52% में कृषि भी शामिल है, इसमें कृषि भी शामिल है। अगर हम बात करें अनियमित श्रमिक के बारे में, जो ये अनियमित श्रमिक है जिन्हें आप लोग ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं, तो अनियमित जो श्रमिक होते हैं, इनका जो परसेंटेज में मात्रा है, ये लगभग 30% के आसपास है। स्पष्ट हो रहा है? और वहीं अगर हम लोग नियमित श्रमिक के बारे में बात करें, नियमित श्रमिक के बारे में बात करें, तो इनकी मात्रा 18% के आसपास है। इसका अर्थ ये है कि जिन जगहों पे श्रमिकों की स्थिति सबसे बेहतर होती है, वहां पे श्रमिकों की मात्रा सबसे कम है। अगर कोई नियुक्त श्रमिक का नियुक्त श्रमिक के अंतर्गत नियमित श्रमिक है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जीवनचर्या जो है अच्छे ढंग से संचालित होगी। क्यों? क्योंकि वो औपचारिक क्षेत्र का मेंबर होगा, उसको सामाजिक सुरक्षा मिला होगा, उसका वेतन फिक्स होगा, और उसकी अगर प्रतिशत में आप मात्रा देखें तो सबसे कम है, 18% के आसपास है। यही अगर हम लोग स्वनियोजित को देखें, तो स्वनियोजित में 52% हिस्सा स्वनियोजित श्रमिकों का है। स्पष्ट है? अच्छा, अब एक चीज देखना है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए ना सरकार एक अच्छा कदम उठा रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर बहुत ध्यान दे रही है। सरकार चाह रही है कि हम अपने देश में जो रोजगार सृजन करें, ये रोजगार सृजन सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में करें? विनिर्माण क्षेत्र में। अब ऐसा क्यों? विनिर्माण क्षेत्र में सरकार क्यों जोर दे रही है? निर्माण क्षेत्र में क्यों नहीं जोर दे रही है? प्राइमरी सेक्टर पे जोर क्यों नहीं दे रही है? विनिर्माण क्षेत्र अगर आपको याद होगा तो ये द्वितीयक सेक्टर का एक हिस्सा होता है। बात समझ में आई? विनिर्माण, निर्माण, है ना, खनन, उत्खनन, ये सारी चीजें आप लोग को मैंने बताई हुई है। तो ये सॉरी जलापूर्ति होता है, या कपड़ा उद्योग होता है, ऑटोमोबाइल जो होता है, या निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, ये सब द्वितीय सेक्टर होते हैं। तो द्वितीय सेक्टर में भी सरकार विनिर्माण पर केवल ध्यान क्यों दे रही है? सरकार क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए प्राइमरी सेक्टर पर जोर दे रही है, टर्शियरी सेक्टर पर जोर क्यों नहीं दे रही है? जबकि टर्शियरी सेक्टर में तो जो जीडीपी का योगदान है तो सबसे ज्यादा है, तो इसी में सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे रोजगार की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए। तो बात ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में जो कौशल युक्त श्रमिक हैं, इनकी मात्रा नीति आयोग के हिसाब से केवल 4.7% है। और आपको अच्छे से पता है जो तीसरा क्षेत्र होता है अपने जीडीपी का, तृतीय जो क्षेत्र होता है, उस तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमें कौशल युक्त लोगों की जरूरत होती है, और वो अपने देश में सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार कोशिश भी करे सेवा क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए कि वो रोजगार सृजन ज्यादा करे, तब भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉय होंगे वो एम्प्लॉय उतने कौशल युक्त होंगे ही नहीं। अगर हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली से बात पता है हमें पहले से ही कि प्राइमरी सेक्टर में एक बहुत भयानक बीमारी जिसको प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं, जो लगभग 9% के आसपास है, ऑलरेडी उसमें है। बात समझ में आ रही? इसीलिए सरकार चाह रही है कि ये अगर रोजगार सृजन का क्षेत्र हमें तैयार करना है तो वो विनिर्माण क्षेत्र को चुन रही है सरकार। उससे क्या क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि विनिर्माण जो क्षेत्र होता है ये श्रम आधारित क्षेत्र है, श्रम आधारित क्षेत्र है। और हमें ये चीज अच्छे से पता है कि भारत में जो श्रम आधारित वर्कर्स है ये बहुत ज्यादा है, और उन लोगों को जब हमें रोजगार देना होगा तो हम ऐसे क्षेत्र में रोजगार सृजन की मात्रा को बढ़ाएंगे जो इन्हें लाभ पहुंचे, और वो क्षेत्र है विनिर्माण। बात समझ में आई? ठीक। और विनिर्माण क्षेत्र जो होता है ये संगठित क्षेत्र में रोजगार देता है।
अब जिन लोगों को विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्हें संगठित क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है, और अगर उन्हें संगठित क्षेत्र में या औपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि इनकी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, इनके कार्य करने के दिन घंटे निर्धारित होंगे, समय घंटा निर्धारित होगा, इनका वेतन निर्धारित होगा, तो इनकी जो जीवन प्रत्याशा है ये अच्छी हो जाएगी। स्पष्ट यहाँ तक। और ये जो विनिर्माण सेक्टर है, ये विनिर्माण सेक्टर गुणवत्ता युक्त जॉब देता है। बात समझ में आ रही है? गुणवत्ता युक्त जॉब देने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ लोगों को जो कार्य अवधि है काम करने की, उसमें समय घंटे निर्धारित होंगे, है ना। गुणवत्ता युक्त होने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जो वेतन होगा, ये वेतन यहाँ पे इनका फिक्स होगा, ठीक। और इसके साथ साथ हमारे जो वर्कर्स होंगे, इन वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी ही मिलेगी। अब इसलिए सी बात है, संगठित क्षेत्र में हो गया तो मिलेगी ही मिलेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक। इसी चीज को और प्रमोट करने के लिए भारत सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रमोट कर रही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, भारत सरकार वर्तमान में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बहुत जोरों शोरों से काम करा रही है इस पे। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जो मजदूर, जो हमारे पास श्रमिक तैयार होंगे, वो श्रमिक विनिर्माण सेक्टर के लिए काफी सटीक रहेंगे। और विनिर्माण सेक्टर में ही क्योंकि रूस सरकार रोजगार को बढ़ावा देगी, तो ये जो यहाँ से हमारे पास जो श्रमिक आएंगे वो थोड़ा सा अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि विनिर्माण सेक्टर के लिए हमें ऐसे लोगों की ही जरूरत है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ साथ एक और सरकार का कार्यक्रम चल रहा है जो कि विनिर्माण सेक्टर के लिए, वो है PIL। एक PIL नाम का कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और ये लोग क्या करते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर जोर देते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें PIL की, तो इसका मतलब होता है PIL का मीनिंग होगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ठीक। तो ये दो कार्यक्रम जो सरकार काफी जोर दे रही है इन पर, और ये जोर इसी वजह से दे रही है ताकि ये दोनों मिल करके विनिर्माण क्षेत्र में या विनिर्माण सेक्टर में जो रोजगार सृजन है इस पर काफी जोर दे सके और काफी अच्छी मात्रा में ये लोग रोजगार क्रिएट कर सके। भारत में श्रमिकों की स्थिति समझ में, श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर जोर दे रही है। सरकार के क्या कार्यक्रम इस पर काम कर रहे हैं, स्पष्ट हुआ। ठीक है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत में जो वर्तमान समय में कार्य करने वाले श्रमिक हैं, इनका प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में एंड टर्शियरी सेक्टर में क्या स्थिति है, पूरे भारत में, गांवों में, शहरों में क्या स्थितियां हैं, एक पाई चार्ट के थ्रू को समझते हैं लोग। देखिए, अगर हम संपूर्ण भारत में बात करें, संपूर्ण भारत में हम पहले बात करते हैं कि संपूर्ण भारत में जो प्राइमरी सेक्टर में श्रमिक हैं वो कितने प्रतिशत प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं, कितने श्रमिक सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं, कितने टर्शियरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं। तो ध्यान रखना होगा कि प्राइमरी सेक्टर में जो रोजगार पाए हुए लोग हैं वो 45%। प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में जितनों को रोजगार मिला है उनकी मात्रा कितनी है, 45%। वहीं अगर हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में केवल और केवल 24% लोगों को सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार मिला है। जबकि टर्शियरी सेक्टर के बारे में बात करें तो टर्शियरी सेक्टर में 31% रोजगार टर्शियरी सेक्टर में है। और ये ध्यान रखना, ये पूरे भारत ओवरऑल का मिलाकर के मैं बता रहा हूं। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद अगर हम देखें कि शहरों में जो श्रमिक हैं वो प्राथमिक सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में कितने मात्रा में है, सेकेंडरी में कितने हैं और टर्शियरी में कितने हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रामीण शहरों में रोजगार देखें, शहरों में रोजगार देखें, तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर।
तो संपूर्ण भारत की स्थिति श्रमिकों को लेकर के ये है। अगर हम बात करें शहरों में रोजगार की स्थिति, तो प्राइमरी सेक्टर में केवल और केवल 6% लोगों को रोजगार मिलता है शहरों में, जबकि सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार मिलता है 34% लोगों को। वहीं अगर हम टर्शियरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ कुल 60% लोगों को रोजगार मिलता है। ध्यान रखना, ये केवल शहरों का डाटा है। ठीक, अगर हम ग्रामीण स्थिति के बारे में बात करें, ग्रामीण स्थिति में रोजगार की क्या दशाएं हैं, देखिए इसका ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ग्रामीण स्थिति जो है शहरों की तुलना में बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में लगभग 55 से लेकर के 56% के आसपास लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा काम कहाँ मिलेगा उनको, 2 क्षेत्रों में मैंने पढ़ा रखा पीछे, कृषि में और एमएसएमई में पीछे पढ़ा रखा है। बात समझ में आई? और यही अगर हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में गांव में 21% लोगों को रोजगार मिलता है। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर में, तो यहाँ भी 21% के आसपास लोग डिपेंड करते हैं रोजगार के लिए टर्शियरी क्षेत्र पर। यहाँ तक की पूरी बातें स्पष्ट है? ठीक, तो ये हमारा टॉपिक जो औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र को लेकर के था, संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र को लेकर के था, श्रमिकों से संबंधित जो टॉपिक थे ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था के एजेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था का एजेंट क्या है। ठीक, तो ये जो अर्थव्यवस्था का एजेंट है, इसका मतलब होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले लोग, समझ गए? किसी भी अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था के एजेंट। ठीक, देखिए अर्थव्यवस्था के एजेंट, तो ये हमारा अगला टॉपिक है। अब यहाँ से जो टॉपिक शुरुआत होंगे, ये सब आपके सिलेबस के सबसे कोर टॉपिक शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब यहीं से हम लोग चलेंगे बाजार मूल्य की तरफ, लागत मूल्य की तरफ, कर की तरफ, सब्सिडी की तरफ। अब यहीं से हम बढ़ने शुरू करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था के एजेंट। तो पहले परिभाषा सुनो, अर्थव्यवस्था के एजेंट कौन होते हैं? अर्थव्यवस्था के एजेंट उन्हें कहा जाता है जो किसी अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, जो किसी अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। ठीक, उन्हें कहा जाता है अर्थव्यवस्था के एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? संचालन करने का मतलब क्या हुआ? तो संचालन करने का सीधा मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं, या दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाएं, सभी आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाओं में भाग लेने वाले लोग अर्थव्यवस्था के एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रिया में जो भाग लेते हैं, जितनी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन आर्थिक क्रियाओं में भाग लेने वाले लोग क्या कहलाएंगे? अर्थव्यवस्था के एजेंट। कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं? जैसे बात करें हम लोग, वस्तु या सेवा का उपभोग करना, उसका उत्पादन करना, उसका वितरण करना, उसका निर्यात करना, उसका आयात करना, ये सब कौन से कार्य कहलाते हैं? आर्थिक क्रिया या आर्थिक कार्य कहलाते हैं। तो अर्थव्यवस्था के एजेंट की जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि अर्थव्यवस्था के एजेंट वे होते हैं जो किसी अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो किसी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रिया में, जैसे उपभोग, उत्पादन, वितरण, आयात, निर्यात, इन सभी क्रियाओं में जो भाग लेते हैं, बात समझ में आ रही है? उन्हें हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था के एजेंट। अगर अर्थव्यवस्था के एजेंट के प्रकार पर हम बात करें तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्थव्यवस्था के एजेंट के जो प्रकार होते हैं केवल 3 होते हैं। अर्थव्यवस्था के केवल कितने एजेंट होंगे? 3 एजेंट होते हैं।
कौन कौन है ये एजेंट? तो अर्थव्यवस्था का जो पहला एजेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं परिवार। पहले नंबर सरकार आएगा, सरकार। ठीक, ये अर्थव्यवस्था का पहला एजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी देश, जैसे अपना भारत है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार अपना योगदान देती है। बात समझ में आई? ठीक, दूसरे नंबर पे आता है परिवार। हम आप ये सब परिवार के अंदर, और सरकार का मतलब तो गवर्नमेंट है ही। तो दूसरे नंबर पे जो है ये है परिवार। परिवार भी क्या करता है? किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अरे भाई, परिवार ही तो जाकर के परिवार से ही कई जगहों पे उत्पादन होता है, उपभोग होता है, वितरण होता है ना? तो ये आर्थिक क्रियाओं में तो अपना सहयोग करते ही है। तो इसका मतलब ये भी अर्थव्यवस्था के एजेंट है। अगर हम तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरा होता है फर्म या निजी कंपनी। फर्म या निजी कंपनी, निजी कंपनी। ठीक, तो ये याद रखना है, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः केवल 3 घटक होंगे, 3 एजेंट होंगे। पहला होगा सरकार, दूसरा होगा परिवार, तीसरा होगा फर्म या निजी कंपनी। यहां तक की बात स्पष्ट है? ठीक है। अब यहां जरा समझना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा योगदान किस एजेंट के द्वारा दिया जाता है अर्थव्यवस्था को संचालित करने में। तो ध्यान रखना है, परिवार का जो संचालन में अपना योगदान होता है किसी अर्थव्यवस्था को संचालित करने में, वो परिवार का योगदान सबसे ज्यादा होता है। लगभग 60 से 65% के आसपास योगदान देता है परिवार। बात समझ में आ रही है? 60 से 65% के आसपास परिवार जो होता है ये किसी देश के अर्थव्यवस्था को संचालित करने में अपना योगदान देता है। यहाँ तक की बात एकदम स्पष्ट है? ठीक, तो ये था अर्थव्यवस्था के एजेंट और अर्थव्यवस्था के एजेंट के प्रकार। इसके बाद अब हमें अपना अगला टॉपिक पढ़ना है उत्पादन के कारक। चलिए देखते हैं क्या होता है उत्पादन के कारक। अगला हेडिंग है उत्पादन के कारक। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है। ठीक, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी किसी वस्तु या किसी सेवा के उत्पादन में, वो सारी चीजें उत्पादन के कारकों में शामिल होंगी। ठीक है, तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा ये होती है कि अर्थव्यवस्था के एजेंट के द्वारा, किसके द्वारा? अर्थव्यवस्था के एजेंट द्वारा। और एजेंट कौन कौन से लोग हैं? 3 लोग हैं। सरकार है, फर्म और निजी कंपनी है, और दूसरे नंबर पे जो था ये परिवार है। तो किसी अर्थव्यवस्था के एजेंट के द्वारा वस्तु और सेवा के उत्पादन में, वस्तु और सेवा के उत्पादन में, सेवा के उत्पादन में जितने कारकों की जरूरत होती है वो सभी कारक उत्पादन के कारक कहलाते हैं। में जिन कारकों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं बच्चों? अर्थव्यवस्था के उत्पादन के कारक कहलाते हैं। यहां तक की बात स्पष्ट हुई? उत्पादन के कारक किसे कहेंगे? तो किसी अर्थव्यवस्था में एजेंट के द्वारा वस्तु और सेवा के उत्पादन में जिन कारकों की जरूरत होगी उन सभी कारकों को हम लोग उत्पादन के कारक कहेंगे। स्पष्ट? ठीक, तो ये जो उत्पादन के कारक होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए हमें मुख्यतः कितनी चीजों की जरूरत होती है? 4 चीजों की। और यही 4 चीज ही क्या कहलाएंगे? उसके उत्पादन के कारक कहलाएंगे। नंबर 1, किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है पूंजी। वो है पूंजी, इन्वेस्टमेंट। बात समझ में? ठीक, यहां ध्यान रखना, पूंजी को हम लोग कैपिटल बोलेंगे। ठीक है,
किसी भी वस्तु या सेवा का अगर हमें उत्पादन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। बात समझ में? तो इसका मतलब पूंजी उत्पादन का क्या है? कारक है। दूसरी चीज, अगर हम पूंजी लगाएंगे तो वो पूंजी हवा में लगेगी नहीं, पूंजी लग रही है तो वो कुछ भौतिक रूप में कुछ ना कुछ वस्तुओं का कंट्रीब्यूशन होगा। तो ध्यान रखना है उस कंट्रीब्यूशन के लिए हमें चाहिए लैंड, हमें चाहिए भूमि। ठीक, तो ये दूसरा कारक हो जाता है उत्पादन का। अब भूमि है हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, तो काम करने के लिए श्रमिक चाहिए, बिना श्रमिक के आप काम करेंगे नहीं, ठीक, या प्रोडक्शन होगा नहीं। तो तीसरे नंबर पे आता है श्रमिक। ठीक, यानी तीसरा उत्पादन का कारक क्या हो जाएगा? श्रमिक, यानी लेबर। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है उद्यमी। ठीक, उद्यमी का मतलब जिसकी पूंजी होगी, जिसका भूमि होगा, जिसके अंडर में श्रमिक काम करेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग उद्यमी। तो उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4 कारक होते हैं। ठीक, उत्पादन के कारक किन्हें कहा जाएगा? किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए जिन जिन कारकों की जरूरत होती है उन सभी कारकों को क्या कहा जाता है? उत्पादन के कारक। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4 कारक। कौन कौन से होते हैं? एक पूंजी होती है, एक भूमि होती है, एक श्रमिक होता है और दूसरा उद्यमी होता है। स्पष्ट है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कारक लागत या साधन लागत। कारक लागत या साधन लागत। आइए देखते हैं क्या होता है कारक लागत या साधन लागत। कारक लागत या साधन लागत। अभी कारक हमने पढ़ा ना, उसी के लागत को पढ़ा, ठीक है। इसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब देखो क्या होता है फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत। तो अगर कोई उद्यमी है, ठीक, तो उद्यमी अपने उद्यम में वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगा और वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए वह कारकों पर खर्च करेगा। जिन कारकों से आपके वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा उन कारकों पर उद्यमी क्या करेगा? कुछ खर्च करेगा। बात समझ में? और उसी खर्च से हमारा जो वस्तु है या सेवा है उसी का उत्पादन होगा। तो हम जितना खर्च करते हैं किसी वस्तु के निर्माण में, किसी सेवा के निर्माण में, ध्यान रखना है वही खर्च क्या कहलाता है? कारक लागत या साधन लागत। बात समझ में आई? ठीक, तो हम क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन में? हम कहेंगे कि अगर कोई उद्यम है, अच्छा, उद्यम और उद्यमी में अंतर होता है। बात समझ में? ये दोनों अलग अलग होते हैं। उद्यम जो होता है ये एक पूरी व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था का संचालक जो होता है, जो इसमें पैसे इन्वेस्ट करता है ना, वो कहलाता है उद्यमी। बात समझ में? ठीक है। तो अगर कोई उद्यम में किसी सेवा या कोई वस्तु है इसका निर्माण हो रहा है, तो ये उद्यम इस वस्तु या सेवा के निर्माण करने के लिए, इनके उत्पादन करने के लिए, उद्यम वस्तु या सेवा के उत्पादन करने के लिए उत्पादन कारकों पर और उत्पादन कारक कितने होते हैं? अभी बताया 4, यानी उन्हीं पर बात की जा रही है। उन्हीं चारों कारकों पर उद्यम जो खर्च करता है, जितना खर्च करता है, इसी खर्च को हम लोग कहते हैं कारक लागत या साधन लागत। अच्छा, अगर आपको ये बात पता है पक्के तौर पर कि ये जो कारक है उत्पादन कारक, ये 4 प्रकार के हैं, तो एक बात तो एकदम पक्की है कि खर्च निकालना बड़ा आसान है हमारे लिए। ठीक है, किसी उत्पादन को अगर हम कर रहे हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा है, अगर इनमें से किसी का हम उत्पादन कर रहे हैं तो ये जो उत्पादन कारक होंगे
इन कारकों पर जो इन्वेस्ट होगा ये हम तो अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? आओ देखते हैं। सबसे पहले ये बताइए आप कि वस्तु और सेवा के उत्पादन करने में किन किन उत्पादक कारकों की आवश्यकता पड़ती है, उत्पादन कारकों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप कहेंगे कि जो हमारे पास उत्पादन वाले कारक हैं ये तो 4 हैं। कौन कौन से? तो आप कहेंगे पहले नंबर पे पूंजी है, दूसरे नंबर पे भूमि है, तीसरे नंबर पर श्रमिक है, चौथे नंबर पर उद्यमी है। तो ये कुल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। और इन्हीं 4 लोगों के थ्रू इन्हीं 4 लोगों पर जब हम कोई उद्यम जितना खर्च करता है तो वही खर्च वस्तु और सेवा के उत्पादन का क्या कहलाता है? कारक लागत कहलाता है, साधन लागत कहलाता है ना। तो अब एक बात बताइए कि अगर हमें पता है कि कारक लागत कौन कौन है तो क्या इसके बेसिस पर हम इनका साधन लागत नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। हम इनका इनका साधन लागत कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, उत्पादन का कारक कौन है? पूंजी। ठीक, अगर पूंजी है तो पूंजी के लिए ध्यान रखना होगा, आप जब भी पूंजी कहीं से लेंगे तो आप उस पर ब्याज चुकाएंगे। ठीक, अगर ले रहे हैं तो, नहीं ले रहे हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अगर पूंजी कहीं से आप इकट्ठा कर रहे हैं किसी ना किसी थ्रू पे, आप चाहे शेयर के थ्रू इकट्ठा कर रहे हैं, किसी बैंक से लोन लेकर के कर रहे हैं, अगर आपके पास पूंजी आ रही है तो पूंजी आएगी तो इसका मतलब आप उस पर क्या चुकाएंगे? ब्याज चुकाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर आपके पास भूमि है तो उस पर आप क्या चुकाएंगे? किराया चुकाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास श्रमिक है, आपका वस्तु या सेवा का उत्पादन करने वाला एक एलिमेंट अगर श्रमिक है तो आप श्रमिक को वेतन देंगे। ठीक, और अगर उद्यमी है तो उद्यमी के पास क्या आएगा? लाभ आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि पूंजी हुआ, भूमि हुआ, श्रमिक हुआ, उद्यमी हुआ, ये उत्पादन के 4 कारक हो गए। और इन्हीं 4 कारकों पर कोई उद्यम जितना खर्च करता है वह खर्च कहलाता है कारक लागत या साधन लागत। अगर हम मान लें कि पूंजी में जो ब्याज लगा है, भूमि में जो किराया लगा है, श्रमिक में जो वेतन लगा है, उद्यमी को जो लाभ मिला है, बात समझ में? अब आप लोग सोचेंगे जो उद्यमी को लाभ मिलेगा वो कहाँ उत्पादन वाले कारक पे खर्च कैसे होगा? अरे भाई, इसको जो लाभ मिलेगा उसी लाभ से तो आगे वो अपने उद्यम में इन्वेस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? इस वजह से लाभ को भी हम लोग खर्च में गिनते हैं। ध्यान रखना ये बात कि उद्यमी अपने लाभ को खर्च में खर्च करता है। बात समझ में? अब यहाँ देखो, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से कारक लागत के लिए फॉर्मूला बनाएं तो कारक लागत के लिए फॉर्मूला बनेगा कुल ब्याज प्लस कुल किराया प्लस कुल वेतन प्लस कुल लाभ। यही 4 तो खर्चे हो सकते हैं कि इसके अलावा भी उत्पादन कारकों पर कुछ खर्च हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेशन में अगर आप देखें तो उद्यम वस्तु या सेवा के उत्पादन करने के लिए उत्पादन कारकों पर जितना खर्च करता है उसी कारक लागत या साधन लागत कहा जाता है। तो इन 4 के अलावा कोई अन्य दूसरा उत्पादन कारक है ही नहीं, तो इनके अलावा खर्च भी कहीं और नहीं जा सकता। इसका मतलब किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए जो कारक लागत होता है या जो साधन लागत होता है, ये कुल ब्याज प्लस कुल किराया प्लस कुल वेतन प्लस कुल लाभ होता है। यहाँ तक की बात एकदम स्पष्ट है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम एक नया डेफिनेशन बनाएं तो हम कह सकते हैं कि कारक लागत या साधन लागत वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु या सेवा का निर्माण हो जाता है, उत्पादन हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद वाले टॉपिक में कल हम थोड़ा सा बाजार मूल्य पढ़ेंगे, फिर कर और सब्सिडी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और जो नोट्स होगा, ये नोट्स संकल्प यूपीएससी नाम से एक चैनल मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाएगा। मैं उस चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है यहाँ पे पिन कर दूंगा, आप एक बार इसके कमेंट में जा करके ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है।